सुहाग रात को मेरा शोहर जिद करने लगा कि बेड पर बिना सफेद चादर बिछाए सुहाग रात नहीं मनाएगा। उसको मेरे गवारेपन का सबूत चाहिए था, जो कि मैं पहले ही खो चुकी थी। मैंने लाख बहाने बनाए, लेकिन उसने बेड की चादर बदलकर सफेद चादर बिछा दी। और जैसे ही हम बिस्तरे से फारिग हुए तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी ना करने के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी मेरा ये राज सबके सामने खुलकर आए। मैंने अपनी माँ के सामने रो रो कर मिन्नतें की थी कि प्लीज मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहने लगी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, तुम्हारी शादी करके हम अपने फर्ज से आजाद होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोच कर ये हमें डर लगता है। शादी एक ऐसा मजबूत बंधन है कि तुम अपने शोहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारोगी। मेरी जिद को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे आगे हाथ भी जोड़ दिए थे। मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकती थी, मजबूरी में सही, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। मैं दुल्हन बनी आज अपने शोहर के घर आई थी। मेरी नंद ने मुझे कमरे में बिठाया और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा डर और बढ़ता ही जा रहा था कि कुछ देर में मेरा शोहर कमरे में आएगा, और ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि फिर उसके बाद क्या होगा। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला था। सामने मेरा शोहर सलीम खड़ा था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा। उसने एक नजर मुझे देखा। पता नहीं क्यों उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो अभी तक कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाजा उसने जोर से बंद किया और फिर से बाहर चला गया। मेरा दिल तो दरवाजा बंद पर यूं हुआ था जैसे सीने में थम जाएगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मेरी जिठानी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई थी। उनके हाथ में एक सफेद रंग की चादर थी। कहने लगी, शादी के हंगामों में मैं भूल ही गई थी। सलीम ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही बेइज्जत करके रख दिया। वो कहने लगे, इस मामले में बड़ा ही वहमी है। बेड की चादर देखकर उसने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। फौरन से दनदनाते आया। कहने लगा, भाभी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे बेड पर शादी की पहली रात सफेद चादर बिछा देना, और अब मैं कमरे में देखकर आ रहा हूँ कि बेड पर चादर नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की कवारी है या फिर नहीं। अपने शोहर के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पूरे जिस्म से पसीना छूट गया था। मेरी जेठानी कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला था और सलीम कमरे में दाखिल हुआ था। मैं संभल कर बैठ गई और इस बार इसके चेहरे के तने हुए भाव थोड़े नॉर्मल थे। वो मेरे पास आकर बैठा। मैं डर के मारे कांपने लगी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गई थी। कुछ देर तक वो मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। फिर कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती की बातें मैंने अपनी भाभी से सुनी थी वो सभी तुम्हारे सामने कम है। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफें की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जितनी भी तारीफें की हैं वो कम थी। तुम तो इन तारीफों से कहीं ज्यादा गुना खूबसूरत हो। ये कहकर उसने अपनी जेब से डब्बी निकाली थी जिसमें शायद मुंह दिखाई का कोई तोहफा था। मेरा दिल अभी धक धक कर रहा था। उसने एक चेन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा। चेन को पहनाते हुए सलीम की उंगलियां मेरे गर्दन पर शरारत करने लगी तो मेरी जान पर बनाई थी। उसकी आंखों की बेचैनियां भरने लगी थी। उसकी आंखों में छाने वाला खुमार मेरी जान निकाल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब होने लगा था। लेकिन मैं एकदम से पीछे हुई। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, राबिया शादी हुई है हम दोनों की। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। ये कहते हुए सलीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया जबकि बिल्कुल ठंडा हो रहा था। शायद आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे भरोसे में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी लरस रही थी। सलीम फिर से मुझे समझाने लगा कि देखो, ये हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है ये जायज है। लड़कियां ऐसे ही मौके पर अक्सर घबरा जाती हैं, लेकिन मेरे यकीन करो
मुझसे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। शोहर हूँ तुम्हारा। शायद मेरे कांपने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और थी। मैं अपने घर से रुखसत होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई। बस मुझे ये याद था कि सलीम मुझे हिला जुला रहा था, कह रहा था, राबिया तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया, मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सरहाने बैठी थी और मेरी नंद भी मेरे बेड के पास ही खड़ी हुई थी और मुझ पर फूंके मार रही थी। सलीम कमरे में चहलकदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरी जेठानी कहने लगी, लेटी रहो, डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। उस वक्त मुझे होश में आते देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप खत्म हो सलीम से कहिएगा ड्रिप उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिखकर दे दी और कहने लगी कि इन्हें अस्पताल ले आना। जल्द ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से निकल गई थी। पीछे पीछे मेरी नंद भी चली गई थी। मैंने सलीम की तरफ देखा तो उसके माथे पर बल पड़े थे। सलीम गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसने अपने कपड़े बदल रखे थे। सलीम पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा और कहने लगा, ये क्या तमाशा था, तुमने रात को नींद की गोली खाई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं नजरें चुराने लगी। वो कहने लगा, राबिया तुम पागल हो, तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दें क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा कि तो इस बात का ये हल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। हर लड़की की ही शादी होती है और शादी की रात कुछ ना कुछ घबराहट होती ही है, क्योंकि वो एक नए रिश्ते में बंधने चाहती है। शौहर से उसका ताल्लुक काफी गहरा होता है, लेकिन कोई भी लड़कियां नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी, इसलिए मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत सा ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकत में दोबारा नहीं चाहता। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वो मुझे कितना वक्त दे सकता था? कम से कम 4 दिन या हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना दे सकता था। उसकी आंखों की बेचैनियां देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे इस इंसान के मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वो मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। ना मेरे दिल में कोई उमंग थी, ना ही ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। ये एक जबरदस्ती का बंधन था। खैर, मेरा सारा डर इस बेडशीट को लेकर था जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। अगर रात को मैंने नींद की मेडिसिन ना खा रही होती तो सलीम कहने लगा कि इतनी खूबसूरत और मासूम हो तो मैं ये देखकर मेरा दिल बेईमानी करने पर मुझे गुस्सा आने लगता है। लेकिन खैर, तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो वहां से उठकर चला गया था। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक नंद थी, वो भी शादीशुदा थी। मेरे जेठ और जेठानी थे, वो भी अपने अलग घर में थे। अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुई थी। मेरी जेठानी और मेरी नंद का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। सलीम ने 2 से 3 दिन मुझे कुछ भी नहीं कहा था। बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहता कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वो कभी भी इस्तेमाल की हुई चीजें इस्तेमाल में नहीं लाता। वो कहता, मुझे नफरत है ऐसी चीजों से जो किसी और की इस्तेमाल की गई हो। सलीम के गिलास में मैंने पानी पी लिया, लेकिन मैंने देखा कि सलीम ने दूसरा गिलास उठाया और उसमें पानी पिया था। यहाँ तक एक बार तो मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। कहने लगा कि कोई मेरी चीजों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज मेरी चीजों को इस्तेमाल मत किया करो।
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वो इतनी भयानक थी कि कोई भी मर्द इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और सलीम की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता था कि जब वो मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक को वसूल करेगा तो उस वक्त मैं क्या करूंगी, उस वक्त मैं कैसे अपना बचाव करूंगी। यही सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 10 दिन गुजरे तो मैंने घर का काम करना भी शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी। अब तो मेरी जेठानी भी अपने घर जा चुकी थी। शाम को जब सलीम अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के बीच मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। वो मेरे पीछे ही आ गया, कहने लगा बहुत जालिम हो, इतने दिन गुजर गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथों में पकड़े बर्तन उसने सिंक में रख दिए और कहा छोड़ो ये सब और मेरे साथ कमरे में चलो। वो मेरा हाथ थामे मुझे कमरे तक ले जाने लगा। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूं थी जैसे थर थर कांपने लगी थी। मेरी धड़कन ही बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आखिर तुम्हें मसला क्या है? कोई भी लड़की ऐसी नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, भाभी के साथ अच्छी भली बातें करती थी, घर के काम भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरी तरह कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है? मैंने कहा मुझे डर लगता है। कहने लगा, मैं किस लिए हूँ? तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर आई लट अपनी उंगलियों से पीछे की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा। इस बार उसने मेरा हाथ पीछे करना चाहा, अपने दूसरे हाथ में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज अगर मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे, तुम्हारे डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। ये कहकर उसने मेरे बाल खोल दिए और मेरी हालत ये थी कि मैंने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके हुए थे। इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका था। मैंने कहा, सलीम प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी शरारतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही थी। उसकी गर्म गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ने लगी थी और एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा, सलीम मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा? तुम बेहोश हो जाओगी। ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जिसका हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, ये सब उससे दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था और वो बेहद करीब हो चुका था, मुझे अपनी बाहों में समेट चुका था। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे सब कुछ याद आया, वो फौरन से पीछे हटने लगा। वो सफेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। यही चादर मेरे लिए मौत का इशारा थी। इससे पहले कि वो मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वह हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज हो तुम्हें मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी डर लगता है। अब 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, एक बार सफेद चादर ले आऊं। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजू से जुदा किया और खड़ा हो गया। अलमारी में सफेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वो चादर तो मैं पहले ही छुपा चुकी थी। काफी देर तक वो सफेद चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापिस आकर लेट गया। कहने लगा, सफेद चादर ने तो आज तुम्हारी जान बचा दी है। पता नहीं भाभी ने वो चादर कहाँ रख दी है। ये सुनकर मैं चुप हो गई। फिर कहने लगा, राबिया तो मेरी आदत को इतने दिनों में अच्छी तरह समझ रही होगी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, एहतियात जरूरी है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत गवा कर आई हो। ये कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन मेरी नींद तो जैसे मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। अब मुझसे कहने लगा कि उसका एक दोस्त है जो बाहर मुल्क गया था, अभी वापस आया है और उसे पता चला है कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए कहने लगा कि अपनी शादी की पार्टी दो। ये कहकर सलीम मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा खासा इंतजाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है।
मैंने चाय का अच्छा खासा इंतजाम किया था। शाम तक सलीम का दोस्त भी आ गया था। मैंने किचन में सब कुछ तैयार कर रखा था। सलीम किचन में आया, चाय लेकर अपने दोस्त के सामने रख दी, लेकिन फिर मुझे भी बुलाने लगा। कहने लगा, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं? वो आपका दोस्त है। वो कहने लगा कि वो मेरा दोस्त है और बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम्हें उस अजनबी के कहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले जाने लगा, लेकिन ड्राइंग रूम में जाने से पहले ही उसके दोस्त पर मेरी नजर पड़ गई थी और मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लगा कि जैसे जमीन आसमान मेरी आंखों के सामने घूम गए थे। मैं वहीं की वहीं बैठ गई। सलीम कहने लगा, राबिया क्या हुआ है तुम्हें? चलो मेरे दोस्त से ही एक मुलाकात कर लो, वो तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कहा, सलीम पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए सलीम ने मुझे कुछ और नहीं कहा और खुद अपने दोस्त के पास चला गया और मैं कमरे में चली आई। मेरे डर की असली वजह वही तो इंसान था जो अभी भी सलीम का दोस्त बना ड्राइंग रूम में बैठा था। मैं उठकर रोने लगी। यही कड़वी हकीकत थी जिससे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वकास से मेरी पहली मुलाकात एक स्टोर पर हुई थी। हम दोनों ने ही न्यू ईयर कार्ड लेना था और इत्तेफाक ऐसा था कि वो कार्ड बस एक ही था जिस पर हमारी बहस हुई थी। आखिर उसने वो कार्ड दे दिया था, लेकिन उस कार्ड पर उसने अपना नाम और नंबर भी लिख दिया था। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फोन नंबर लिखा हुआ था। काफी खूबसूरत और नौजवान था, लेकिन खैर मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था क्योंकि अब वो कार्ड मेरे किसी भी काम का नहीं था। मैं वो कार्ड अपनी फ्रेंड को नहीं दे सकती थी। मैंने गुस्से में उस नंबर को डायल किया और उसे डांटने लगी कि तुमने अपना नंबर इस पर क्यों लिख दिया? अब ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। खैर यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया था। मुझे वकास से मोहब्बत हो गई थी और वो भी तो मुझसे मोहब्बत करता था। पहले तो हमारे बीच बातें होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तारीफें करने लगा कि पहली नजर में ही तुम मुझे अच्छी लगी थी और जानबूझकर मैंने तुमसे बहस शुरू की थी। मुझे इस कार्ड से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं चाहता तो दूसरा कार्ड भी ले सकता था। मुझे दिलचस्पी तो तुम में थी, इसलिए मैंने अपना नंबर लिख कर दे दिया था। पहले तो मेरा इरादा इससे दोस्ती करने का था, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल जाएगी और वो मुझे बहुत प्यारा हो जाएगा। 6 महीने में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हमारे बीच अब किसी भी बात का कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर तरह की बातें करने लगे थे, वो बातें भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल खत्म हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मैं बहकने लगी थी, अपनी राह से भटकने लगी थी। शायद ये उम्र ही कुछ ऐसी जज्बाती उम्र थी। उस वक्त मैं इंटर क्लास में थी और मेरी उम्र उस वक्त 19 साल थी। ये ऐसी नाजुक उम्र होती है कि लड़कियां बहुत जल्दी अपनी राह से भटक जाती हैं। एक बार मुझे मिलने के लिए बाहर बुलाया था। मेरा अपना खुद ये हाल था कि बातों से मन नहीं भरता था। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए और मैं उससे मिलने के लिए चली गई थी। एक दूसरे को देखकर हमारे जज्बात उभरने लगे थे, बेकाबू होने लगी थी। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया था और एक बार वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो उस दिन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन असल मकसद तो वकास से मुलाकात करना था। पहली मुलाकात हम कैफे में मिले थे। एक दूसरे को देखकर हमारा मन नहीं भरता था। हम एक दूसरे को और भी करीब होना चाहते थे। मैं इस बार वकास से यही कहना चाहती थी कि वो अपना रिश्ता भेज दे। हालांकि चाह तो उसकी भी यही थी। वो मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया। हालांकि अकेले फ्लैट में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन मेरी घबराहट कम होने लगी थी। वकास मुझे बताने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के पास दुबई जा रहा हूँ। 2 साल बाद वापस लौटूंगा और फिर तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगा। 2 साल में मैं अच्छा भला सेटल हो जाऊंगा तो तुम्हारे घर वाले रिश्ते पर इतराज नहीं करेंगे। वकास की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वकास, मैं 2 साल कैसे गुजारूंगी? तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊंगी। आंखें तो उसकी भी नम थी। पता ही नहीं चला कि मैं कब रोते रोते उसके करीब हो गई थी। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया और रोने लगी। हम
हम दोनों का ये पहला मिलन था। वकास की जिंदगी में भी मैं मुझसे पहले कोई लड़की इतने करीब नहीं हुई थी और ना ही मेरी जिंदगी में कोई लड़का आया था। वो मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास नौकरी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप भी बिना नौकरी के मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे। मैं उसके साथ लगकर रोई जा रही थी। पता नहीं कब वकास पर गुमारी से चलने लगी थी और वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाहों में भरता चला गया था। कहने लगा मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा, मुझे ये यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहां पर जब भी उदास हूं तो तुम्हें याद कर लिया करूं। इन हसीन लम्हों को याद करके दिल को सुकून पहुंचा लिया करूं। ये सुनकर मैं एकदम से घबरा गई थी और वकास से पीछे हटी थी। मैंने इनकार किया लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने बेबस हो गई थी। मैं उसे ज्यादा मना नहीं कर पाई। आहिस्ता आहिस्ता हम बेहद करीब होते चले गए और मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ वो मुलाकात मेरी जिंदगी भर का रोग बन चुकी थी। जब जज्बातों का तूफान ठंडा हुआ तो मैं अपने सब कुछ खो बैठी थी। मैं बस रोए जा रही थी। वो शर्ट पहनते हुए कहने लगा मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूंगा। मैंने कहा वकास मुझे डर लग रहा है, अगर देर हो गई तो मैं क्या करूंगी। कहने लगा तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो, जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापस आ जाऊंगा, बल्कि इससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। बस तुम शादी मत करना और मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो चला गया था लेकिन वो नहीं आया। पहले पहल तो वो मुझसे बातें करता था लेकिन फिर उसकी कॉल आना बंद हो गई। उसका फोन भी बंद जाने लगा। बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उससे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक मैंने उसका इंतजार किया था लेकिन वो नहीं आया। मैं 23 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं अपने माँ बाप को कभी कोई बहाना कर देती और कभी कोई बहाना कर देती, लेकिन सलीम के रिश्ते में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं इनकार कर सकती थी। वो खूबसूरत था, हैंडसम लड़का था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। फिर मैं कैसे इनकार करती। मेरे माँ बाप ने मेरी उससे शादी कर दी और मैं उसकी बीवी बनकर उसके घर आ गई। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात सफेद चादर बिछाई गई मैं अजीब घबराहट में गिर गई थी, क्योंकि वो जान जाता कि मैं पाक नहीं हूँ। और अब तो वकास सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था जब 4 साल में नहीं आया, तो अब क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गया था। मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा शोहर मुझे बिना सफेद चादर के अपनाने को तैयार नहीं था। उसे मेरी पाक दामनी का सबूत चाहिए था जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई थी। सलीम कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने मना कर दिया, कहा मैं दवाई खा लूंगी और कुछ ही देर में ठीक हो जाऊंगी। वो कहने लगा वकास मेरा बहुत गहरा दोस्त है, मैं चाहता था तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर सलीम कहने लगा जानती हो राबिया, मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है। कहने लगा उससे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। वो तो उस लड़की की खातिर परदेश भी चला गया था ताकि खुद को सेटल कर सके और उस लड़की से शादी कर सके, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दिया। वो जहाँ गया था वहां उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें उसकी एक टांग भी खराब हो गई। वो अभी स्टिक के सहारे चलता है। उस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल भी किसी ने उठा लिया था और उसे वापस नहीं मिला, इसलिए उस लड़की से दोबारा बात नहीं कर पाया। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी उन्होंने ही उसका इलाज करवाया था। जैसे ही वो ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और 4 साल तक वापस पाकिस्तान नहीं जा सकता। उस लड़की से वो चाह कर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका फोन नंबर उसी फोन में था जो एक्सीडेंट की वजह से वही मौके पर किसी ने उठा लिया था। जब वापस आया तो उसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की, उसका इंतजार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। फिर कहने लगा तुम्हें पता है मैं शादी के बाद सफेद चादर क्यों बिछाना चाहता था। मैंने पूछा क्यों। कहने लगा उस लड़की ने मोहब्बत में वकास के साथ सारी हद पार कर दी थी और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है, अपने शोहर को धोखा दे रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है जो शादी से पहले अय्याशियां करती हैं और उनके शोहर को खबर भी नहीं होती कि उनके साथ जिंदगी गुजारने वाली लड़की पाक है या फिर अपनी इज्जत पहले ही गवा चुकी है। अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
मैं सलीम के पास आई और मैं रोने लगी। सलीम ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, सलीम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किया है। मैं तुमसे अब बहुत ज्यादा झूठ बोलकर जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया। वह हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने वकास से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये गुनाह कर बैठी थी। मैंने 4 साल तक उसका इंतजार किया। मुझे लगा उसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ यह हादसा हो गया है। शादी के बाद मुझे यही डर लगता था कि तुम जान जाओगे तो मुझे नहीं रखोगे और तलाक दे दोगे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर जाती थी। तुम इस्तेमाल की हुई चीजें दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे? लेकिन आज मैंने तुमसे इतनी सारी बातें कह दी हैं। चाहो तो मुझे माफ कर दो, चाहो तो मुझे सजा दे दो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई थी। कहने लगा, ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत गवा दी? फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ औरत को सिर्फ उसका शौहर दे सकता है, गैर मर्द नहीं दे सकता। मुझे अपने दोस्त वकास की ये बात बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली थी, और हमेशा उसको मैं बहुत बुरा भला भी कहता रहता था, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तू मेरी मोहब्बत बन गई थी। शादी होते ही तुम्हारी मोहब्बत खुद ब खुद मेरे दिल में पैदा हो गई थी। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं है, लेकिन तुम कोई चीज नहीं मिल के मेरी बीवी हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास इंसान के बदन को छुपा कर रखते हैं, इनकी कमियों को, ऐबों को छुपा लेते हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ये ऐब भी छुपा लूं। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा था। मैं तो पत्थर की बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सलीम का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में उसकी मोहब्बत वकास से भी कहीं गुना बढ़ चुकी थी। वो चाहे जाने के काबिल था। वो मुझे माफ कर चुका था। उसने वकास से दोस्ती खत्म कर दी। उसके बाद वकास कभी हमारे घर नहीं आया था, ना ही सलीम ने कभी उसका जिक्र किया था। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। हमारे पास एक प्यारा सा बेटा भी है। सलीम ने कभी मुझे मेरे मासी के हवाले से ताने नहीं दिया, और मेरा तो ये हाल है कि मैं सलीम की दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी जुबान से निकला हर लफ्ज मेरे लिए हुक्म का सताना रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने शोहर से की जाती है, क्योंकि वो आपको मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। खुदा के लिए अपने शोहर से मोहब्बत करें, ना कि गैर मर्द की 4 मोहब्बत की भरी बातें सुनकर अपनी इज्जत को दाव पर लगाएं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दिया करें।